इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हमारी बहुत सी आवश्यकताएं हैं जिनको हम अपने जीवन में जल का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप से जब हमने यहाँ ध्यान दिया देखा तो अनेकों कामों को मिलाकर 20-25 बाल्टी पानी का हम प्रयोग कर लेते हैं। हमारे परिवार में कितना पानी उपयोग होता है, ऐसे हमारे गांव में, हमारे गली में कितना पानी उपयोग होता है, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। महीने में कितना उपयोग होगा, एक वर्ष में कितना उपयोग होगा, तो हम ये पता कर सकते हैं कि हम कितने पानी का उपयोग साल भर में कर लेते हैं या दिन भर में कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे गांव में, गली के, मोहल्ले के, शहर के और यहाँ तक कि देश के लोगों में के बारे में भी हम इस प्रकार अनुभव कर सकते हैं कि एक बहुत बड़े भाग में पानी की आवश्यकता होगी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी का जो पानी है वो लगभग 75% भाग समुद्रों में घिरा हुआ है, अर्थात वो खारा है, पीने योग्य नहीं है। अधिक बहुत बड़ा भाग अन्य रूपों में जैसे बर्फ के रूप में जमा है, वो भी हमारे पीने योग्य नहीं है। तो हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, जो हम खाद्यान्न का उपयोग करते हैं, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल, फूल, उन सब के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है उत्पादन करने के लिए। तो जल का उपयोग बेटे हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि बहुत से प्रकार के कार्यों में होता है। हमारे भारत देश में बहुत से उद्योग धंधे हैं, जैसे वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, इन सब में जल का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग पूछा जाए तुम लोगों से बेटा पानी हमें कहाँ से मिलता है, हमारे बच्चे कह देंगे सर हमको तो नल से मिलता है, सर उधर हैंड पंप है वहां से मिलता है। कोई हमारा बच्चा कहेगा सर हमको तो रूम में नल की टोंटी लगी हुई है म्यूनिसिपालिटी की, वहां से आता है। लेकिन अगर हम इस प्रकार सोचें कि जो हमें पानी प्राप्त करते हैं, हमारे इस पानी का मूल स्रोत क्या है? हमारे शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टंकियां बनी होती हैं, उनमें हमें पानी दिया जाता है, तो उन टंकियों में भी पानी कहां से आता है? अगर ये टंकियां हैं तो इन टंकियों में पानी हमें कहां से मिलता है, इन सब के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो बेटा नदियों, झीलों, नलकूपों या कुओं से जल टोटियों में आता है। पहले नदियों से, कुओं से या जमीन में बोरिंग करने के बाद इन टोटियों को नल के द्वारा उस टंकी में खींचा जाता है, फिर उससे पानी की सप्लाई की जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे जल के स्रोत क्या हैं? तालाब, झील, नदी और कुएं होते हैं। ये हमारे जल के स्रोत हैं। इन जल स्रोतों से हमें जल मिलता है। लेकिन आखिर हम देखते हैं ये जो हमारे झील हैं, जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, चलिए हम तालाबों की बात करते हैं। हमारे आसपास में छोटे बड़े तालाब होंगे, लेकिन क्या इनमें 12 महीने एक जैसा पानी रहता है? हमें जवाब मिलता है नहीं सर, ऐसा पानी हरदम नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद ये पानी सूख जाता है, ये पानी सूख जाता है, फिर हमें पानी कहां से मिलता है? अब हम इसके बारे में अगर बात करते हैं कि हमें ये पानी फिर कहां से मिलता है, तो हमने ये बेटा ग्लोब का चित्र दिया गया है जो हमारे पृथ्वी को स्पष्ट करता है कि ऐसी ही हमारी पृथ्वी है, ग्लोब के आकार की।
और इसमें जितना जितना ये नीला रंग दिखाया गया है ये सब पानी है। जितना जितना नीला दिखाया गया है ये सब पानी का क्षेत्र है, जल क्षेत्र है। इस प्रकार तुम्हें देखने में आ रहा है बेटे कि सबसे ज्यादा तो जल क्षेत्र ही है। इसका 2/3 भाग ये पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है और अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। और समुद्रों महासागरों में जल में बहुत से लवण घुले होते हैं जिससे पीने की बहुत खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त है और अन्य घरेलू और कृषि उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी प्रयोग नहीं होता है। और यहां देखिए एक वैज्ञानिक का नाम दिया है, अभी तक हमने इनका नाम नहीं सुना, कि चलो सुनते हैं। एस.टी. कॉलरिज ने 1978 में एक कविता लिखी थी, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये अंग्रेजी में थी लेकिन हमें हिंदी में यहां लिखा गया है, हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है बेटा, एक धोबी तालाब में या नदी में कपड़े धुल रहा है लेकिन वो उस प्यास से व्याकुल मर रहा है। क्यों? क्योंकि उस तालाब और नदी का जल उसके पीने के योग्य नहीं है। कि उस तालाब और नदी का जल पी सकता है जहां कपड़े धो रहा है? शायद नहीं पी सकता। और यहां कवि ने महासागर में भटके हुए किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है कि अर्थात वे सब महासागर में भटक गए हैं, उनको समुद्र में जल ही जल दिख रहा है लेकिन वह जल उनकी प्यास को शांत नहीं कर सकता। इस प्रकार हमें बेटे इस कविता के द्वारा जल के महत्व को समझाया गया है। का हमारे पास बहुत ढेर सारा जल है लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझा सकता है। ऐसा जल हमारे किस काम का है? और लगभग 1% जल ही हमारे पीने का योग्य होता है, लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं वह खारा नहीं होता है। क्या हमारे पानी में नमक मिला दिया जाए तो हम अपने उस पानी को पी सकते हैं? शायद नहीं पिएंगे। हाँ, चीनी मिला दी जाए तो भले हम उस पानी को पी लें, लेकिन अगर हमारे उसी पानी में नमक मिला दिया जाए तो हम उस नमक मिले हुए पानी को नहीं पी सकते क्योंकि वह खारा होता है। तो इस प्रकार हम नहीं पी सकते। तो चलिए आज हम यहां पढ़ते हैं जल चक्र, अर्थात हमारे इन तालाबों में, इन झीलों में ये पानी कहां से आता है। इसके लिए हमें इस जल चक्र को समझना होगा। जैसे हमारे पापा के पास बाइक है, तुम्हारे भी पापा के पास बाइक होगी, सबके पापा के पास बाइक है, या घरों में छोटी सी बाइसिकल ही होगी। उसका जो पहिया है जिस प्रकार घूमता रहता है उसी प्रकार यहां जल चक्र समझाया गया है। आखिर ये जल चक्र क्या है, हम इसे कैसे समझेंगे? इसे ही समझाने के लिए आज हम थोड़ा सा अनुभव करते हैं। ज्यादा थोड़ा अनुभव पढ़ेंगे नहीं। जल के विलुप्त होने की एक युक्ति हम लोगों ने यहाँ जो चित्र दिया गया है, ये किस काम के लिए चित्र दिया गया है? इस यहाँ पर ये कपड़े कैसे रखे गए हैं बता सकते हो? कह रहा है कि ये डोरी पर या तार पर धुले हुए कपड़े हैं जिन्हें सूखने के लिए लटकाया गया है, जिन्हें सूखने के लिए रखा गया है। लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या ये हमारे कपड़े सूख जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि नहीं सूखते हैं?
और अगर सूख जाते हैं तो इनमें जो पानी हमने डाला था वो क्या हो गया? तो देखिए, अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि इसमें जो पानी की मात्रा थी, इसमें जो पानी छिपा हुआ था, इनके रेशों में फंसा हुआ था, यह धीरे धीरे हमने इसे सूखते हुए देखा है, इसको गायब होते हुए देखा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है? और इसको समझाने के लिए यहाँ तुम लोगों को विज्ञान की भाषा में समझाया गया है। मम्मी घर में खाना बनाती है, भोजन पकाती है। आजकल तो हम लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर हमारे घरों में भोजन कुकर में बनता है, लेकिन जब कभी पानी गर्म करने की बात आती है तो किसी भगोने में या पतीली में पानी गर्म किया जाता है, और गर्म पानी जब खौलने लगता है तब हम उसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उस पर हमें उड़ती हुई भाप दिखाई देती है। उड़ती हुई हमें भाप धुआं जैसी दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है? और वो हमें उड़ती हुई भाप दिखाई देती है। भाप जब खौलने के उपरांत वो जलवाष्प बनकर ऊपर निकलती है तो उतनी हल्की होती है कि अपने साथ उन लवणों को वहन नहीं कर पाती है, और जलवाष्प अपने वायु का एक भाग बनकर रह जाती है, जिसे हम ज्यादा ऊंचाई पर जब हमारी ये जलवाष्प चली जाती है तो हम इसे देख नहीं पाते हैं, या गैसीय अवस्था में हम परिवर्तित करने के लिए देखते हैं। पानी को अगर हम गर्म करते रहें, वह पानी गर्म होता है, खौलता है, उसमें धुएं जैसी जलवाष्प निकलती है और वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। ज्यादा देर तक हम गर्म करते रहें तो हमारे बर्तन में से पूरा पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाता है। आखिर ये जलवाष्प क्यों बनता है? इसे ही लिखा गया बेटे कि जिस प्रकार हम पतीले को पानी को गर्म करते हैं और जलवाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार जब हम कपड़े को सूखने के लिए रखते हैं तो सूर्य की रोशनी या हवा में उपलब्ध नमी के कारण हमारे कपड़ों में जो पानी है वो जलवाष्प बनकर उड़ जाता है और हमारे कपड़े हमें सूखे हुए मिल जाते हैं। इस प्रकार हमने इस जल वाष्प के बारे में पढ़ा कि जब हम जल को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्म होने के फलस्वरूप हमारा पानी जलवाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह उड़कर आखिर जाता कहाँ है, हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। करा ठीक इसी क्रम में जो सड़क है, छत है, अन्य जमीनी क्षेत्र हैं, जो हमारे जल क्षेत्र हैं, उनमें भी लगातार जल इस जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है, अर्थात हर जगह से भाप बनकर जल उड़ता रहता है, और खारा जल जो गहरे गड्ढों में छूट जाता है वो वाष्पन के फलस्वरूप नमक के ढेर के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो वाष्पन के लिए ऊष्मा हमें चाहिए, और ये ऊष्मा जल को कहाँ से प्राप्त होती है? और कहा गया है हमारे वाष्पन के लिए ऊष्मा का मूल स्रोत सूर्य है। हमें हर प्रकार से जल वाष्पन के लिए या किसी भी प्रकार की ऊष्मा के लिए सूर्य की किरणें ही ऊर्जा का या
ऊष्मा का मूल स्रोत होती हैं। जब वे दिन के समय, तो हमारे जल की ऊष्मा का मूल स्रोत या ऊष्मा का मूल स्रोत सूर्य है। ये सूर्य जहां पर भी जल क्षेत्र है या वृक्ष है या कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जल की मात्रा पाई जाती है, तो यह सूर्य की किरणें इन सभी स्थानों पर पड़ती हुई वहां की जल वाष्प को सोखकर वायुमंडल में मिला देती हैं। सूर्य की किरणों का ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। हमें अपने इस तथ्य को ध्यान देना है और पढ़ लेना है। अर्थात इन सूर्य की किरणें जिन जिन पर पड़ेंगी वहां से जल वाष्पित हो जाएगा, भाप बनकर ऊपर आसमान में उड़कर चला जाता है, ऊपर आसमान में उड़कर चला जाता है। तो आज हमने जल के महत्व और जल वाष्पन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अगर बेटा हमें प्रत्यक्ष अनुभव करना हो तो हम वैसे अगर धूप में रखेंगे तो उसका अनुभव हमें देर में होगा, लेकिन अगर वही थोड़ा सा पानी प्लेट में लेकर गैस पर रख दें तो वहां भी हम जल वाष्पन को देख सकते हैं। में या भगोने में रखकर भी गर्म करते हुए हम जल वाष्पन को देख सकते हैं। तो ये हमारा जल वाष्पन है। और यहाँ सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा पहुंचती है और फिर जल वाष्पन होता है। हमारे पतीले को गैस, जलती हुई गैस के द्वारा ऊष्मा मिलती है और हमारे पतीले या भगोने का जल बनकर उड़ जाता है। या कभी कभी देखा, अच्छा ये बताओ, ये कुकर में सीटी क्यों आती है, क्या तुम लोगों ने सोचा है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है बेटे। ये जो हमारा कुकर है उसमें जो भी होता है, दाल हो या चावल हो, जो कुछ भी डाला जाता है, नीचे से हमारी के द्वारा उसे ऊष्मा मिलती है, वहां पर भी वाष्पन होता है। अगर वाष्पन ना होता तो हमारे चावल में डाला हुआ पानी कहाँ जाता है? हमें ये सोचना चाहिए। तो कुछ तो पानी हमारे चावल के द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ पानी जब सीटी आती है, जो उस गैस के गैसीय दाब से सीटी आती है तो ऊपर का हिस्सा उठ जाता है और हमने देखा होगा वो जो सीटी है, उस सीटी बजने के साथ साथ एक गैस के रूप में वहां से जल वाष्प भी निकलती है। अगर वहां पर हम एक कांच लगा दें तो वहां पर तुरंत हमें जल की बूंदें इकट्ठी मिल जाएंगी। अगर हमारे घरों में कांच है और जब सीटी आने लगे वहां पर लगा दो, देखो तुरंत वो हमारा कांच गीला हो जाएगा और उस पर जल की बूंदें हमें मिल जाती हैं। इस प्रकार हम जल वाष्पन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं।